जर्नी के बारे में बताएं, कैसे आप गरिमा से आरजे गरिमा बने। ओके। सबसे पहले तो मैं आरजे का ऐसे था कि मैंने कभी रेडियो का प्रोफेशन तब ऐसा था कि इतना हाईलाइटेड नहीं था, ऑल इंडिया रेडियो चलता था बस, राइट। राइट। तो हुआ क्या कि मैंने जब मूवी देखी सलाम नमस्ते और लगे रहो मुन्ना भाई, जिसमें विद्या बालन गुड मॉर्निंग मुंबई ऐसे सुना, मैंने कहा वाओ यार, मतलब ये क्या है, ये क्या चीज है। तो रेडियो का इतना, प्राइवेट एफएम स्टेशन का इतना पता नहीं था, लेकिन जब हमारी सिटी में लॉन्च हुए प्राइवेट एफएम स्टेशन, देन मुझे काफी क्यूरियोसिटी हुई, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम, मतलब कुछ एक्टिंग में करना चाहती थी। एक्टिंग में मैंने बहुत सारे प्राइजेस जीते हुए थे, लेकिन एक होता है ना कि घर वाले कहते हैं मुंबई जाओगे स्ट्रगल करोगे, नहीं 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 पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो मुझे लगा मैं यही कर लेती हूँ, रेडियो जॉकी, ये भी तो एक रेडियो इज थिएटर ऑफ माइंड, तो राइट। क्यों ना मैं यही करूँ। और बचपन में मैं अपनी आईज चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई थी। तो बहुत छोटी थी मैं, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कुछ रीड करने के लिए, क्योंकि चेकअप करवाने के टाइम पे वो रीड करने को कुछ देते राइट। हैं। मैंने उनको रीड करके बताया था, तो डॉक्टर ने मेरी मम्मा को बोला था कि इसकी आवाज बहुत अच्छी है। तो वो बात ना मेरे मन में बचपन में बैठ गई थी। तो जब रेडियो स्टेशन लॉन्च हुए तो मुझे लगा यार आवाज, मेरे को एक बार डॉक्टर ने बोला था कि मेरी अच्छी है, हाँ चलो ठीक है ट्राई करते हैं। तो लेकिन तब हुआ क्या था, मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, आई वाज नॉट ग्रेजुएट, तो इस वजह से मुझे थोड़ा पता नहीं था तब कि कैसे इंटरव्यू देते हैं, क्या करते हैं। आई थिंक जब रेडियो स्टेशन लॉन्च हुए थे, आई थिंक मैं +2 पास किया था मैंने तब। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, अपना सीवी कैसे बनाते हैं, और इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था तब। तो मुझे पता चला कि रिक्रूटमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशंस में। तो मुझे लगा चलो मैं ग्रेजुएट करती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ कैसे थिंग्स गो ऑन। तो लेकिन मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मैं रेडियो ही सुनती रहती थी। और सेकेंड ईयर तक मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया। फाइनल ईयर में आई गॉट इंटर्नशिप इन एक प्राइवेट एफएम स्टेशन। ओके। और फिर इंटर्नशिप के बाद अलग अलग रेडियो स्टेशन पे मेरा जाना हुआ। लेकिन जो मुझे पहचान मिली वो पिछले 3-4 साल से, बिकॉज थोड़ा स्ट्रगल भी था, थोड़ा गैप भी आया। पिछले राइट। 3-4 साल से जो है एक करियर थोड़ा, एक कहते हैं सेट हुआ। लेकिन एक कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं बहुत बिलीव करती हूँ। और हुआ क्या, मेरे साथ एक मैजिक हुआ कि जब प्राइवेट एफएम स्टेशन लॉन्च हुए थे, तो मैंने अपने आप को विजुअलाइज किया था कि 94.3 माय एफएम में मैं मिड मॉर्निंग बैंड जो है वुमेन बैंड वो होस्ट कर रही हूँ, ऐसे एक बार विजुअलाइज किया था। तो काफी सालों पे, लगभग रेडियो स्टेशन पे गुजरने के बाद मैं वहीं पर आई। मेरे को ना मॉर्निंग शो मिला ना इवनिंग शो मिला, मुझे मिड मॉर्निंग मिड। शो ही मिला जो मेरा फेवरेट शो था, वुमेन बैंड शो था। तो मैंने कहा वाह यार, एक बार बैठे बैठे स्टूडियो में जाते, मैंने कहा ओ वाह यार, दैट वाज माय विजुअलाइजेशन, दैट वाज माय मैनिफेस्टेशन। सो इस तरीके से ये जर्नी थी। तो मैम, आरजे आरजे गरिमा बनने के बाद सुपर मोटियार गरिमा, ये कैसे सोचा आपने, या कैसे बने आप? सुपर एक्चुअली जब मेरे को 94.3 माइफम पे अपॉर्चुनिटी मिली थी 4 साल पहले, तो मेरी रिक्रूटमेंट हुई थी अमृतसर में। अमृतसर ओके। में मैं मॉर्निंग आरजे थी। लेकिन जब मेरे को मेरे होम टाउन अपॉर्चुनिटी मिली, ट्रांसफर किया गया, तो मेरे यहाँ पर आने से पहले, ज्वाइनिंग से पहले ही यहाँ के स्टाफ ने सोचा कि यार हम वुमेन बैंड शो है, तो गरिमा जो है वो कैसी है, कैसी है, और किस तरीके से जो जितनी भी मुटियार हैं जलंधर की, उनको कैसे वो कनेक्ट कर सकती है। तो उन्होंने मेरे बारे में ना कुछ विजुअलाइज किया कि वो बारिश में एंजॉय करती है, वो पेपी भी है, वो देसी भी है, वो थोड़ी ऐसी भी है। तो इस हम्म। तरीके से उन्होंने मेरा कैरेक्टर बना दिया। तो वो मेरे को इतना पर्सनली जानते नहीं थे। लेकिन जब मैं आई यहाँ पर, मेरी ज्वाइनिंग करी, तो सब ना मेरे को देख के हैरान रह गए, कहते यार हमने जैसा तुम्हें विजुअलाइज किया था ना, तुम बिल्कुल वैसी हो, और सुपर मोटियार कैरेक्टर तुम पे बिल्कुल फिट बैठता है। तो मोटियार से, जैसे आपने कहा वुमेन बैंड शो, पर सुपर मोटियार से लड़के ज्यादा कनेक्ट नहीं करते हैं? हाँ, एक्चुअली लेडीज बैंड शो है, लेकिन हुंदा की है कई बार ऐसा होता है, मतलब कि कई बार टॉपिक्स थोड़े ऐदा दे मैं चुकती हाँ। जैसे कि एक बार एक रिसर्च था, हुआ कि जो गर्ल्स हैं वो डेटिंग इसलिए करती हैं ताकि उनको फ्री का फूड मिल सके। तो मैंने उसके बारे में पूछा लड़कों से, एंड लड़कों ने मतलब इतना मुझे बोला, मैम आपको पता है इतना ही होती है कुड़ियां, इतना ही होती ने, वो इतना ही करती ने। मेरी वाली भी इतना ही निकली। सो लड़के भी अपना दुख दर्द जो है मेरे साथ शेयर करते हैं। एंड ये तो हर फीमेल आरजे के साथ होता है, लेकिन हाँ मैं कॉल करने को लेडीज को कहती हूँ।
तो लड़के भी यूनाइटेड रहते हैं, कोई बात नहीं, अगर उनको बात करनी है तो कोई चक्कर नहीं है। सुपर मुटियार बोले तो आप पैप्पी तो हो ही, डांस भी आप बहुत करते हो, बहुत अच्छा करते हो। है कितनी शानदार कुड़ी कर देगी कमाल, इसे झूमने दे अपनी बीट ते, कुड़ी नू नचने दे, नचने दे। लिप सिंक भी करते हो आप गानों के साथ, और बहुत चीज। तो ये जो चीजें आप डेवलप करते हो, ये आप खुद का होता है या होता है कि भाई नॉर्मल ठीक है टीम ने बोला है करना है, या ये खुद की वो है कि हाँ मेरा है ये, मेरे को करना है इस गाने पे डांस या इस पे लिप सिंक अच्छा अच्छा करना अच्छा, है? ओके। ये तो रेडियो, देखो कल्चर ही ऐसा है रेडियो का। रेडियो मीन्स हमको ऐसे नहीं लगता हम ऑफिस जा रहे हैं, हम अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, और वहां पर रेडियो का जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा ऐसे लगता है, जब तक हम एक आरजे खुद को ऐसा नहीं रखेगा, एनर्जेटिक नहीं रखेगा, तब तक वो कैसे दूसरों के अंदर एनर्जी भर पाएगा, पॉजिटिविटी भर पाएगा। तो होता क्या है कि ये इंस्टेंटली आता है, मतलब हम है ही ऐसे, हम ऐसे मस्ती मस्ती करते करते हम काम करते रहते हैं। काम तो करते अच्छा सा गाना लगा, ओ या लेट्स डांस, और मतलब ये शुरू से ही है, पैशन कह सकते हो, शौक कह सकते हो, हैप्पीनेस कह सकते हो। राइट राइट। मतलब आपकी जो फैंस कह लो, फॉलोवर्स कह लो, फ्रेंड्स कह लो, जो भी आपके इंस्टाग्राम पे हैं और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हैं, उनके लिए जब आप कुछ करते हो तो आप मतलब इतना अच्छा लगता है, आपको लगता है कि भाई इतने फैंस बन गए, उनके लिए कुछ करना है, डिफरेंट करना है, आज डिफरेंट करती हूँ, उनके लिए करती हूँ बस। मतलब ये प्रेशर होता है, um, कभी प्रेशर भी आता है, कभी दिमाग में आता है कि यार नहीं उनके लिए कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा हर बार, ऐसा भी आता है कभी दिमाग में? ओके, एक्चुअली होता तो है रेडियो में, हमको बोला जाता है कि आप कुछ कंटेंट ऐसा रिप्रेजेंट करो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ताकि आपके फॉलोअर्स आपके साथ लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जुड़े, है ना, या हम्म। कुछ है, हमें बोला तो जाता है। लेकिन मैं अपना अगर पर्सनली बताऊं तो मैं टू बी फ्रैंक, फॉलोअर्स के साथ तो जुड़ना हमें बनता है, जैसे वो हमें उन इनबॉक्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, उनके रिप्लाई देना होता है। लेकिन ये सच बताऊं तो ये आउट ऑफ द, मुझे अच्छा लगता है अपने आप को इंस्टाग्राम पे पब्लिश करना, और फेसबुक पे पब्लिश करना। मुझे, मैं फॉलोअर्स कभी काउंट ही नहीं करती हूँ कि यार इतने राइट लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए। इट्स जस्ट दैट कि हाँ यार, मतलब लोग के साथ जुड़ी हुई हूँ तो अच्छा है। जो फॉलो करते हैं मुझे, कभी इवेंट पे मिल जाते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं, अच्छा आपने अपनी डॉगी की पिक्चर डाली थी ना ऑर्कुट की, हाँ बहुत अच्छी थी, तो मेरे को अच्छा लगता है, अच्छा आपने देखी थी मेरी मेरे ऑर्कुट के साथ, मेरे पेट के साथ पिक्चर। तो ये सब होता है, तो दिल की खुशी होती है। कोई दिमाग को मैं यूज नहीं करती हूँ, हाई फॉलोअर्स इतने बढ़ गए हैं, कम हो गए हैं, ये लेती नहीं हूँ। अगर ये प्रेशर लेने लग गई तो मैं अपना शो एंजॉय करके कर ही नहीं पाऊंगी। राइट। वो मतलब फ्रीडम नहीं रहेगी, मजा नहीं आएगा वो वाली बात। एग्जैक्टली। तो आप जिस स्पेस में आप कर रहे हो, जहां आप आरजे हो, छोटा शहर, मतलब कंपैरेटिवली अगर मैं बड़े सेंटर्स की बात करूं, बॉम्बे, बैंगलोर, चंडीगढ़, बड़े सेंटर्स हैं ये, आप एक छोटे सेंटर में कर रहे हो, मतलब आपका लिसनर्स भी एक लिमिटेड वो है कि मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्या, कैसा होता है ये, मतलब इंटरेक्शन ज्यादा हो पाती है, सोशली ज्यादा एक्टिव हो पाते हो, कम हो पाता है, क्या कैसा फील लाइफ होती है ये वाली? ऐसा है कि जैसे मेट्रो सिटीज में भी मैं जैसे मतलब जाती हूँ कभी, तो रेडियो सुनती हूँ। तो हम्म। जो मैंने फील किया वो ये है कि लोग जो है ज्यादा ड्राइव टाइम में जो एफएम है वो ट्यून इन करते हैं। राइट ड्राइव राइट। टाइम तो चलो पूरा दिन रहता है, दोपहर को मेरा मिड मॉर्निंग शो है, तो मेरे कितने फ्रेंड्स हैं मेरे को स्टोरीज बना बना के भेजते हैं कि मेरा शो चल रहा है, सी आई एम हियरिंग। बट द थिंग इज कि हाँ ये है कि एक्सपोजर जो है मेट्रो सिटीज के आरजेस को वो ज्यादा मिलता है, ज्यादा मिलता है। क्योंकि ज्यादा लोग ड्राइव कर रहे होते हैं, उनके पैकेजेस ज्यादा होते हैं, उनकी मतलब उनका एक अलग सिस्टम है। लेकिन अगर बात करूं मैं अपने शहर की, हमारा जो रेडियो स्टेशन है वो जलंधर, लुधियाना एंड फगवाड़ा जो है वो कवर करता है। एंड इट्स लाइक कि इट्स ऑल अबाउट अस, योर स्टेट ऑफ माइंड। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं जलंधर में एक छोटे शहर में शो कर रही हूँ। मैंने हमेशा अपने आप को एक मेट्रो सिटी की आरजे की तरह मतलब किया है कि यार आपका एटीट्यूड ऐसा हो कि ऐसा। यार मतलब कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि छोटा शहर है कुछ है। और यार सबसे बड़ी बात है, अपने शहर में आप आरजे हो, इससे बढ़िया स्वाद, इससे बढ़िया बात और कोई हो नहीं सकती कि आपके रिलेटिव्स आपको सुनते हैं, आपकी पहचान जहाँ पैदा हुए हो वहां पर आपने बनाई है, आपके मम्मी पापा रास्ते में सुनते हैं, लोग वो कहते हैं कि ये मेरी बेटी बोल रही है। तो मैं वो चीज एंजॉय करती हूँ। लॉकडाउन, वही जो लॉकडाउन हुआ,
सबके लिए टफ था, टफ पोजीशन थी, कितना चैलेंजिंग था अगर मैं पूछूं सुपर मोटेरा गरिमा के लिए वो टाइम, उस टाइम, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आरजे को करना पड़ रहा था, करते थे आरजे कंटेंट वाइज, एग्जैक्ट। लिसनर वाइज, इंटरव्यूज, कितना टफ था या कितना डिफिकल्ट टाइम गया आपके लगा या चैलेंजिंग था वो आपके लिए? हाँ, ये चैलेंजिंग था क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करना आरजे के लिए, या मतलब इट्स लाइक कि एक तो होता है कि आप स्टूडियो में होते हो और आपकी एनर्जी, मतलब स्टूडियो में आपका माइक आपके पास है, आपका कंसोल आपके पास है, यू नो, यू आर रोमांसिंग विद माइक, एंड वो एक अलग एनर्जी होती है। लेकिन घर पे बैठ के शो करना, अपने रूम में बैठ के, ये कभी सोचा नहीं था कि ऐसा करना होगा। तो टेक्निकली बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, कभी इंटरनेट का इशू, कभी कुछ इशू, लेकिन फिर भी हो जाता था कि चलो ठीक है, ये भी एक टाइम है, एटलीस्ट यू आर सेफ एट आवर होम्स। और इंस्टाग्राम पे हम सेलिब्रिटीज को यू नो लाइव लेते थे, तब कभी कभी इंटरनेट का इशू आ जाता था, ओहो, और सेलिब्रिटी को हमने लिया हुआ है, इंटरनेट बीच में हो गया। तो ये सब ठीक है, हमने एंजॉय करते करते इस चीज को किया। लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था हमने पॉजिटिविटी, क्योंकि क्या है कि न्यूज चैनल्स को देख देख कर एक स्ट्रेस सा आता है, ओ माय गॉड, राइट। मतलब पता नहीं जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। तो मैं सच बताऊं, पिछले 4-5 महीनों से मैंने टीवी ऑफिस में थोड़ा डाटा चेक करने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए देखा। मैंने 4 महीनों से मैंने टीवी नहीं देखा, क्योंकि पॉजिटिविटी हम आरजेस के को था कि हमने पॉजिटिव मैसेजेस जो है वही देने हैं, ताकि लोग जो अपने घर पे बैठ के एंजॉय कर पाए, फैमिलीज की बॉन्ड आपस में स्ट्रांग हो। ऐसा कुछ कंटेंट जो है, हर रोज हमें इनोवेशन हमें एक नई लेकर आनी होती थी। लेकिन स्टिल वो एंजॉयड। और सबसे अच्छा जो लॉकडाउन में मेरा मोमेंट था वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कॉन्फ्रेंस करना, क्योंकि कुछ आरजेस को सिलेक्ट किया गया था उस कॉन्फ्रेंस के लिए, कि जो उन्होंने रेडियो जॉकीज को संबोधित करना था। आपसे संवाद करना चाहता हूं, आइए हम संवाद शुरू करते हैं। जिस तरह से इस लड़ाई में आप सब लोग, देश के सभी लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस संकट की घड़ी में। क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही है, जब पता चला आपको कि उस कॉन्फ्रेंस में जहां पे बहुत सी सिलेक्टेड आरजेस इंटरेक्ट करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, मतलब एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, आपका नाम उसमें आया, वो पता चला, तो वो फीलिंग क्या थी, वो मतलब क्या फील क्या किया उस समय आपने कि हाँ मैं नरेंद्र मोदी से फेस टू फेस बैठूंगी ऑलमोस्ट? पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं मॉर्निंग में उठी, एक व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ऐड किया हुआ था, और वो पीएमओ का ऑफिस का कुछ ऐसा ग्रुप था। एंड मैंने कहा ये क्या है, किसने ऐड कर लिया मुझे पीएमओ ऑफिस? फिर मैंने देखा बीच में आरजेस हैं, दिल्ली के आरजेस हैं जिनका बहुत ज्यादा नाम है, और हम छोटी सिटीज के भी कुछ हैं आरजेस। तो आई वाज लाइक ये क्या है। देन हमें ऑफिस की तरफ से बताया गया कि ऐसे ऐसे कुछ आरजेस को सिलेक्ट किया गया। तो आई वाज रियली हैप्पी। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मेरे प्राइम मिनिस्टर के साथ कॉन्फ्रेंस है। मम्मा वाज लाइक ओके, अच्छा, अच्छी बात है, ठीक है। तो मेरे को शाम को 5 बजे थी, तो मेरे से वेट नहीं हो रहा था। मैंने कहा इंटरनेट कनेक्शन ना टूट जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो लेकिन हाँ, जब कॉन्फ्रेंस फिर मैंने देखा बहुत सारे आरजेस थे। तो सबसे बड़ा जो एक ना प्रधानमंत्री जी के आने से पहले ये हुआ कि यार सभी आरजेस को मैं देख रही थी, सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। एंड जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने सभी आरजेस को संबोधित करना शुरू किया, तो मतलब फीलिंग गूज बम्स थे, मतलब डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ मैं। और मैंने अपने भाई को बताया, इधर 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 कॉन्फ्रेंस चल रही है, एक पिक्चर तो क्लिक कर ले और मुझे बता स्क्रीनशॉट कहाँ से लेना, मैं स्क्रीनशॉट तो ले लूं। So that was the... मतलब बहुत प्राउड होता है आपका पीएम एक मतलब आरजे इंडस्ट्री से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक, इतने टफ टाइम में, तो बहुत बड़ी बात है। और आप सिलेक्ट हुए, तो अच्छा काम किया तभी सिलेक्ट हुए हो। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और एक्चुअली उन्होंने संबोधित सभी को किया। इंटरेक्शन बहुत कम लोगों के साथ कर पाए, 2 या 3 आरजेस थे। लेकिन स्टिल एक बहुत बड़ी बात ये थी कि आई वाज पार्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस। एंड उसके बाद पापा वाज रियली प्राउड, अपने फ्रेंड्स को बता रहे थे, पता है प्रधानमंत्री के नाल सिद्धि मुलाकात सीगी। मैंने कहा पापा कॉन्फ्रेंस थी, सिद्धि मुलाकात क्या होता है? तो ही वाज एक्चुअली वेरी एक्साइटेड। राइट। तो मैम, सोशल इश्यूज हमारे सोसाइटी में बहुत होते हैं, और कुछ हद तक आपने भी कोशिश करी है अपने ओपन माइक सेशंस के थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोलकर। तो अगर मैं पूछूं आरजे गरिमा के लिए कितने इंपॉर्टेंट है सोशल इश्यूज को उठाना या खुल के उनके बारे में बात करना, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं सुपर मुटियार हूँ, और जितने भी
मुटियार्स मतलब लेडीज के साथ इश्यूज कनेक्टेड रहते हैं। सिर्फ रेडियो जॉकी बनने से पहले भी मेरे अंदर था ये चीज, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें या कुछ, तो मेरे अंदर था कि अगर कुछ गलत हो रहा है अगर किसी के साथ, मैं देखा नहीं जाता था, चाहे मेरे साथ भी क्यों ना हो रहा होता था। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपको बताऊं, बहुत सारी लेडीज हैं जो कि मेरे को कॉल करके ऑन एयर नहीं ऑफ एयर ही अपनी जो टेंशन है वो डिस्कस करती हैं, अपने इश्यूज जो है वो डिस्कस करती हैं। और मेरे पास अगर कोई नहीं भी सोल्यूशन होता है, एटलीस्ट उनका मन हल्का हो जाता है मेरे साथ बात करते, मतलब बात करके भी। तो फिर मुझे लगता है कि यार इस चीज पे जो बात है वो होनी चाहिए। कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आता है उन लोगों के बारे में जो कि अपने घर की बहुओं को या बेटियों को कहते हैं कि ना ना ना, तुझे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान की दया से हमारे पास बहुत पैसा है, तो तुझे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें ना तेरी कमाई खाने का कोई शौक नहीं है, तो मत खाओ उसकी कमाई, कोई जबरदस्ती है क्या? लेकिन उसे तो खाने दो अपनी मेहनत की कमाई। चीज से अगर किसी की हेल्प हो सके, इस चीज से किसी को इन्फॉर्मेशन मिल सके, तो वो होनी चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि सब लेडीज मुझे सुनती हैं, मुझे कुछ मानती हैं कि मैं सुपर मुटियार हूँ और उनके साथ कनेक्टेड हूँ। तो मतलब उसके पास जब रिस्पॉन्स आता है वो सुन के और भी अच्छा लगता है कि हाँ आपने इस मुद्दे पर बात करी, तो बहुत हमें अच्छा लगा। और लेडीज के अलावा और भी कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे डॉग्स के बारे में, जैसे आई एम अ पेट लवर, राइट? एक्चुअली मैं एनिमल लवर, पेट लवर तो चलो हूँ, लेकिन एनिमल लवर भी हूँ। तो अगर किसी के साथ कुछ हो रहा होता है कुछ गलत, तो एनजीओ के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, मैं जी वेलफेयर सोसाइटी की मेंबर भी हूँ। तो उसके ऊपर भी मैं इश्यूज जो है वो उठा लेती हूँ। यार मतलब वाई लॉकडाउन, हाँ बहुत एक रहा कि डॉग्स को मिल जाता था फीड वगैरह थोड़ा बहुत, लेकिन लॉकडाउन के दौरान नहीं मिल पाता था। तो एनजीओ को मैंने ऑन लिया कि आप क्या काम कर रहे हो एनिमल्स के लिए एंड ऑल दैट। सो इम्पोर्टेंट क्या, अब ये दिल से ही आता है। पहले तो इम्पोर्टेंट इसलिए लगता था कि ऑफिस की तरफ से होता था कि आप ऐसी चीज को उठाओ, अब दिल से ये चीज आती है, ये एक पैशन, एक एटीट्यूड बन चुका हुआ है आपके, एटीट्यूड बन चुका है। और एक और भी सहमति होती है कि आप एक फिगर हो, तो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कि ये नहीं है, मुझे करना है क्योंकि लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, राइट? तो मैम शहनाज के लिए कितने बड़े फैन हो आप? मुझे लगता है आपने मेरा पूरा इंस्टाग्राम चेक किया है और शहनाज की जितनी भी मैंने वो वीडियोस बनाई है या उसको टैग किया है सब देखा है। शहनाज ठीक है, और तू मेरा ही है, सब फाड़ के रख दूंगी सबको यहाँ पे। मुझे गेम नहीं जीतनी मुझे। मैं जब बिग बॉस का सीजन चल रहा था तो मैं बिग बॉस देखती ही सिर्फ उसकी वजह से थी, शहनाज की वजह से। उसके बाद फिर सिद्धार्थ शुक्ला भी फेवरेट थे, एक दो और कंटेस्टेंट से, लेकिन शहनाज को देख के जो वाइब आती थी ना, तो मतलब ऐसे मतलब अच्छी लगती थी मेरे को शहनाज। तो हाँ मैं उनकी हूँ, उसकी शहनाज की हूँ फैन। लेकिन अब जैसे जैसे वो थोड़ा एक है बिग बॉस का वो हैंगओवर काफी टाइम हो गया, जा चुका है, लेकिन स्टिल एक है कि हाँ शहनाज इज मतलब बंदी जो मेरी इस सीजन में फेवरेट थी। तो मैंने काफी सारी शहनाज की जो वो थी डायलॉग्स थे, उसके नेचुरल डायलॉग्स थे, उसके ऊपर मैंने टिकटॉक्स भी बनाई थी। और शहनाज ने एक कुछ वो डाला हुआ था, कुछ ड्रेस था, तो उसका मेरे को डिट्टो ड्रेस जो है मेरे को ऑनलाइन दिख गया एंड आई वाज लाइक वाओ यार शहनाज वाला ड्रेस, तो मैंने वो भी मंगवाया। तो कभी भी जब भी पंजाब आएगी, हगी तो पंजाबी है, तो शहनाज का इंटरव्यू तो मुझे लेना ही लेना है। क्योंकि मैं भी शहनाज का बहुत बड़ा, मैं सिद्धार्थ शुक्ला का बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब वो एक वजह है मेरे YouTube चैनल बनाने की। अगर आप मेरा शुरू वीडियो देखोगे, मेरे 5-6 वीडियो केवल उन्हीं के ऊपर हैं, टोटली डेडिकेटेड सिद्धार्थ या फिर सिद्धनाज के ऊपर। तो मैं सिद्धनाज का बहुत बड़ा फैन कह सकते हो आप। तो इसलिए मैंने देखा था सब। तो चलो गिव मी अ हाई फाइव देन। तो मैम डांस आप करते हो, लिप सिंक भी करते हो, आरजे काम पे, इन 3 चीजों को मैं छोड़ दूं, अगर मैं कहूं कि आरजे गरिमा को इन 3 चीजों के अलावा कोई एक ऐसी चीज जो फन में मतलब करने में मजा आता है आपको कि हाँ यार ये करूं, मैं अकेले हूं तो ये करूं, सब टेंशन से दूर। मैं अब आपको क्या बताऊं, डांस, एक्टिंग, इन सब के अलावा अगर मैं अकेले में कुछ, मेरे को पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा मन करता है सोलो ट्रिप पे कहीं भाग जाऊं बैग उठा के,
लॉकडाउन के बाद मैंने सोचा था लॉकडाउन जैसे खुलेगा मैं भाग जाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सिनेरियो वैसा नहीं है, लेकिन जैसी चीजें ठीक होगी डेफिनेटली मैंने और मेरी फ्रेंड ने प्लान बनाया है कि वो अपने पेट के साथ और मैं अपने पेट के साथ कहीं मतलब आई थिंक ऋषिकेश या कहीं हिल्स पे कुछ लेकर एक गेस्ट हाउस था, वहां पे हम कुछ दिन रहेंगी। तो ये मेरा वैसे भी ड्रीम भी है कि मैं अपने पेट को हिल्स पे लेकर जाऊं और वहां पे घुमाऊं। हिल्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो ये चीज जो है ना, ये हिल्स है तो हिल्स डिफाइंस मी। मतलब कुछ लोगों को समुद्र अच्छे लगते हैं, गहराइयां अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे को ऊंचाइयां अच्छी लगती हैं। आई लव हिल्स। अच्छी बात, ट्रैवल होना भी चाहिए। अभी थोड़ा वैसे भी जब नॉर्मल हो जाएंगे तो ट्रैवल करना पड़ेगा, सबको ही करना पड़ेगा, बोर हो गए सब घर पे। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रैवल, वो इम्तियाज अली की काफी मूवी से भी मैं इंस्पायर्ड हूँ कि जब आप ट्रैवल करने के लिए निकलते हो आपकी तो लाइफ ही चेंज हो जाती है, कुछ अलग ही आपको, आप एक अलग जर्नी पे निकल जाते हो। राइट। मैम आपने बहुत इंटरव्यूज लिए हैं, अब भी लिए हैं, लॉकडाउन में भी लिए होंगे, उससे पहले भी लिए होंगे। एक कोई ऐसा फन इंटरव्यू जो आप कहो कि मेरे को ये मैं भूल नहीं सकती, वो फन इंटरव्यू, वो फन है मेरी जिंदगी का बेस्ट इंटरव्यू अब तक का मैंने लिया है, मैं कभी भूल नहीं सकती इस इंटरव्यू को। बाई लॉकडाउन से पहले भी, कभी भी, जो आप कभी नहीं भूल सकते, आप कहोगे हाँ, ये इंटरव्यू। एक बार बीनू टिलोजी और सरगुन मेहता आए थे, हिप्पी पुर रहे हैं, ठीक है, हाँ, इंटरव्यू देने के लिए। तो चले उनकी मूवी रिलीज मतलब वो होनी थी, तो सीरियसली एक स्टूडियो का जो माहौल था ना, मतलब चले उनकी फिल्म थी, लेकिन सारे के सारे जो भी स्टूडियो में लोग खड़े थे सब चले हो गए। एंड आरजे भी चल्ली हो गई, क्योंकि हम लोग बातें ही चिल्लो वाली करनी शुरू कर दी। उन्होंने मुझे पूछा कि आपको फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा। मैंने बोला यार मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मुझे ऐसा देख के लगता है कि मेरा भी चल्ला कितने ना कितने बैठा होएगा, ये वो। और सरगुन मेहता, मतलब शी वाज आस्किंग म्यूजिक कैसे चल रहा है। तो हुआ क्या, बीच में मेरे को कुछ विशेष रिकॉर्ड करवानी थी, क्योंकि तब फेस्टिवल्स आ रहे थे, दिवाली आ रही थी, फिर क्रिसमस आना था। मुझे था कि न्यू ईयर तक की सारी इंडोर्समेंट्स जो है वो मैं उनसे रिकॉर्ड करवा लूं आफ्टर इंटरव्यू। तो मैंने उनको बोला कि आप गुरुपूरब है कल, तो आप उसकी विशेष रिकॉर्ड करवा दो। तो सरगुन मेहता वाज लाफिंग एंड उन्होंने बोला इधर आ कुड़िए, मैं तेरी सारी विशेष रिकॉर्ड कर दिया, मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। जो फेस्टिवल्स निकल चुके थे वो उनकी भी विशेष रिकॉर्ड करवा रही थी। तो हुआ क्या कि बीनू टिलोजी ना वो रिकॉर्ड कर रहे थे उनको अपनी स्नैपचैट पे कि देखो पागल हो गई है, सरगुन पागल हो गई है। तो इस तरीके की मस्ती जो है ना, वो आफ्टर इंटरव्यू चलती गई। मतलब इंटरव्यू में इतना टाइम नहीं लगा जितना हमें मस्ती में लगा। तो वो बड़ा यादगार इंटरव्यू था कि और दे वर वेरी हम्बल पीपल। और बीनू टिलोजी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। मतलब सरगुन मेहता इज लाइक हमारे जैसी, मतलब हम जैसे, हम बिल्कुल बहुत ज्यादा फ्रेंडली। और बीनू टिलोजी सर इज एक्चुअली रियली हम्बल। तो वो इंटरव्यू मुझे कभी नहीं भूलेगा। राइट। उन्होंने हिप्पी पुरे भी करवाया था आपके नाम का, मैंने देखा वीडियो वाला। हाँ, हमने चल्ला स्टेप किया था। मैंने बोला था मुझे सिखाओ, जाने लगी मैंने कहा चल्ला वाला स्टेप सिखाओ। तो मुझे आया नहीं, क्योंकि वो ज्यादा बढ़िया कर रहे थे, उन्होंने किया हुआ था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इनको जाने दो, मैं बाद में प्रैक्टिस कर लूंगी इस पे। लास्ट क्वेश्चन है मैम, जो मेरी इस सीरीज का मोटिव भी है। मैंने बहुत बार सुना लोगों को बोलते हुए कि आरजे करते क्या है, 4 घंटे आते हैं, बोल के चले जाते हैं। उन लोगों के लिए आपका मैसेज क्या होगा जो लोग ये बोलते हैं? आरजेज की जो ड्यूटी है, आरजेज आर एक्चुअली सोल्जर्स, आप कह सकते हो। क्योंकि क्या है कि हम 4 घंटे हमारा शो होता है, लेकिन इसके आसपास भी हमारे पास बहुत काम होते हैं। अगर एक मॉर्निंग आरजे है, उसको 6:30 बजे ऑफिस पहुंचना है, चाहे ठंड है, चाहे ओले बरस रहे हैं, जो मर्जी हो रहा है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट नहीं जाएगा तो ऐसे नहीं होता है। लिसनर्स को पता चल जाता है कि आप 5 मिनट भी लेट हो तो वो बताते हैं 5 मिनट लेट हो गए थे ना। तो इस शो के अलावा हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। हमें एक्टिविटीज प्लान करनी होती है, हमें इवेंट पे बुलाया जाता है, कहीं पर जजमेंट के लिए कह लो, या फिर कभी कभी हमारा किसी इवेंट के साथ रेडियो पार्टनर होते हैं, हमें 15 मिनट की प्रेजेंस भी देनी पड़ती है। तो फिर वो चाहे रात के 9 बजे का इवेंट क्यों ना हो, आपको अपना ऑफिस का काम खत्म करके 5 बजे निकलना है, घर जाके रेडी होना है, या मसैलों में जाके रेडी होना है, इवेंट है एंड वहां पर भी जाना है। तो किसी किसी दिन तो बहुत बैक टू बैक एक्टिविटीज भी प्लान अप होती है कि आपके पास खाना खाने का टाइम भी नहीं होता। लेकिन कोई कोई दिन ऐसा भी होता है कि आप रेडियो शो करने के बाद आप फ्री होते हो, बैठे होते हो, मस्तियां मार रहे होते हो, अपने डांस कर रहे होते हो, है ना। तो
आरजे की मैं वही कह रही हूँ कि ये एक वो नहीं है, जॉब नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। अभी अभी जैसे कि अभी मैं यहाँ पर आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, ऑफिस के लिए रेडी हो रही हूँ, मेरे को ऑफिस जाना है, ऑफिस में 2 इंटरव्यूज लाइनअप है, मेरे को मतलब फोन पर ही टेलीफोनिकली 2 लोगों को इंटरव्यू करना है, फिर उसके बाद अपना शो भी करना है, फिर उसके बाद शाम को जो कॉल्स जो होती हैं, ऑफिस की जो कॉल्स होती हैं बैक टू बैक लाइन अप जूम पे, वो भी अटेंड करनी होती है। तो बहुत काम होता है भाई साहब, रेडियो जॉकी बनना इजी नहीं है। नहीं है, राइट राइट, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल परफेक्ट जो मैं चाहता था मतलब लोगों तक पहुंचाना, वो आपने बिल्कुल सही बताया। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे पता भी नहीं चला आधा घंटा कब निकल गया, और सेम हियर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैम। और जितना आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैम, कंटिन्यू रखिए। और एक बात और, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो सुपर गेड़ी और मारना शुरू करना, कुछ कम डाली हुई है इंस्टाग्राम पर, थोड़ी मारना ज्यादा हो, हम जरूर देखेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मैम ठीक थैंक्स है, जो लॉट। चाप वाली सुपर गेड़ी फाइनल है, आप जैसे ही सब कुछ खुलेगा तो। थैंक यू मैम, ठीक थैंक्स है, लॉट। थैंक और यू मैं सो मच। जब भी जलंधर आऊंगा पक्का आपसे मिलूंगा मैम। थैंक्स लॉट, थैंक यू, बिल्कुल जी, बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू, ओके, बाय बाय।